नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें हम यूपी स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप पुलिस कांस्टेबल, आरओ, एसएससी जीडी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपके एग्जाम में यूपी जीके से क्वेश्चन आता है या फिर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आता है, तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें मैं कम टाइम में आपको सारी चीज़ों को रिवीजन करा रही हूँ। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा है। न हारूंगी हौसला, किसी और से नहीं, खुद से किया क्या वादा है। हर हाल में मेहनत करनी है। जब लोग रात में पार्टी कर रहे हो ना, तब भी आप एनसीईआरटी चलाइए, मेहनत करिए। क्योंकि आज जो आप मेहनत कर रहे हैं, आज अपनी नींद को त्याग कर मेहनत कर रहे हैं, ये फल आपको कल मिलेगा। कल का आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो जाएगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखा तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और सिर्फ आपको क्लास देखनी नहीं है, आपको सारे पॉइंट के नोट्स बनाने और इन सबको तैयार भी करना है। देखो, पढ़ लेने से आपने 4 क्लास देख ली, कोई फायदा नहीं है। अगर आप टेस्ट को नहीं सॉल्व कर पा रहे, अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे, क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे, तो कोई फायदा नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव तो आपको नंबर स्कोर करना है कि उस रिजल्ट के पीडीएफ में आपका नाम आ जाए। बस इसके लिए मेहनत करिए। तो मैंने आपको बताया था यूपी में जिले कितने थे। यूपी में 75 जिले थे। मंडल कितने थे? 18 मंडल थे। यूपी में तहसील कितनी थी, न्याय पंचायत कितनी थी, ये सब प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन से मंडल का मुख्यालय कहाँ पे, उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आएंगे। सबसे पहले आपका लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल का मुख्यालय आपका लखनऊ, इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली और उन्नाव। ये आपके 6 जिले हैं जो कि लखनऊ मंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका आगरा मंडल। आगरा मंडल का मुख्यालय आपका आगरा है। आगरा मंडल में 4 जिले आते हैं। आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, मथुरा, ये 4 जिले आपके आगरा मंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका मिर्जापुर मंडल। मिर्जापुर मंडल का मुख्यालय मिर्जापुर है, इसके अंतर्गत आपके 3 जिले आते हैं। मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। भदोही की आपकी कालीनें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्य से सीमा बनाता है। ये सारे पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर चुके थे। आजमगढ़ मंडल का मुख्यालय आपका आजमगढ़ है, इसके अंतर्गत आपके 3 जिले आते हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया। कानपुर मंडल। कानपुर मंडल का मुख्यालय आपका कानपुर है, इसके अंतर्गत आपके 6 जिले आते हैं। औरैया, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, इटावा, कानपुर देहात और कन्नौज। इसके बाद नेक्स्ट मंडल है आपका मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल का मुख्यालय मुरादाबाद है, इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, चंबल। वाराणसी मंडल, इसके अंतर्गत आपके 4 जिले आते हैं। चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर और वाराणसी। तो कई बार पूछ लेते हैं कि ये किस मंडल के अंतर्गत आते हैं या इस मंडल के अंतर्गत कौन सा जिला आता है। प्रयागराज मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़। झांसी मंडल। झांसी मंडल के अंतर्गत आपके 3 जिले आते हैं। जालौन, ललितपुर और झांसी। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? 18 मंडल है, 75 जिले। 18वां नवीनतम मंडल कौन सा है? 18वां नवीनतम मंडल है आपका अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल आपका नवीनतम मंडल है। इसमें अभी हमने नए जिलों के रूप में कौन सा शामिल किया? हापुड़, शामली, समल, इनको नवीनतम जिलों के रूप में शामिल किया गया है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए। बरेली मंडल। बरेली मंडल का मुख्यालय बरेली है, 4 जिले आते हैं। बदायूं, पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, मुख्यालय गोरखपुर है। देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज। कभी कभी क्या होता है, इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आपको सारे पॉइंट पता होने चाहिए। अयोध्या मंडल, रट लीजिएगा इस बार। अयोध्या मंडल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, इसका मुख्यालय आपका अयोध्या है। अंबेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर। देवी पाटन मंडल, मुख्यालय है गोंडा, 4 जिले आते हैं। बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती। मेरठ मंडल, मुख्यालय है मेरठ, इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़। बस्ती मंडल का मुख्यालय है बस्ती, 3 जिले आते हैं। बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। तो ये आपको याद होने चाहिए, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछता है। अब हम यूपी के भौतिक विभाग के बारे में।
यूपी के उत्तर प्रदेश कैसा है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ चीज़ें हमने क्या कर लिया, इंडियन ज्योग्राफी के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो चीज़ें हम वहाँ पढ़ चुके हैं इसको वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस को नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड, इससे क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश से हमने उत्तराखंड का भी गठन किया था। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, आपका मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्र है, जबकि उत्तराखंड के अंतर्गत हमने पर्वतीय क्षेत्र को डिवाइड कर दिया था। जैसे पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। उत्तराखंड के गठन के बाद क्या हुआ, जो पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। अब आपके पास क्या हो, भावर तराई का मैदान। यूपी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला आपका भावर तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी पथ। और मुख्य रूप से जो आपका पर्वतीय क्षेत्र यूपी से अलग होने के पश्चात 2000 में यूपी से हमने उत्तराखंड को अलग किया था। तो जो पर्वतीय क्षेत्र आपके उत्तराखंड में जा चुका है। गंगा यमुना के जो कुछ मैदान होते हैं, गंगा यमुना के मैदानों को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदानी और गंगा का पूर्वी मैदान। पहले मैंने आपको बताया कि यूपी को हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो आपका भावर तराई का मैदान हो गया, एक भावर तराई का, फिर गंगा यमुना का जो मैदान हो गया। इसके अलावा दक्षिण का पठारी प्रदेश, जो भाग हमारा दक्षिण में पठार के रूप में, इसमें डिवाइड कर दिया। इसके बाद गंगा यमुना के मैदान को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, फिर गंगा यमुना का मध्य मैदान, इसके बाद गंगा का पूर्वी मैदान। इन 3 पार्ट में डिवाइड किया। जो भावर तराई का प्रदेश होता है, पश्चिम में सहारनपुर से, पूर्व में देवरिया और कुशीनगर में पतली से पट्टी के रूप में फैला है। भावर तराई का क्षेत्र का विस्तार आपका सहारनपुर में, देवरिया में, कुशीनगर में, इन सब जगहों पर है भावर का विस्तार किया गया है। भावर क्षेत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, जो भावर क्षेत्रों का, भावर क्षेत्र मुख्य रूप से किन जिलों में पाया जाता है, तो भावर क्षेत्र आपका मुख्य रूप से बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी में पाया जाता है। यहाँ पे कंकड़ पत्थर पर्वतीय भूभाग से जो निर्माण होता है वो आपका क्या होता है, भावर क्षेत्र होता है। भावर क्षेत्र में जो भी चीजें बनी, कंकड़ी पत्थरों से तरह जो कट गई, पत्थरों के निक्षेप से, मृदा अपरदन से, इन सब चीजों से जो निर्माण हो रहा है वो आपका भावर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भावर क्षेत्र की विशेषताएं क्या होती है, पहली बात इसमें क्या होती है, पश्चिम से पूर्व आने पर इसमें धीरे धीरे चौड़ाई में कमी होती है, जो सक्रिय चीजें बनती हैं। और दूसरा, यहाँ पे बहते बहते नदियाँ अचानक क्या होती है, विलुप्त हो जाती हैं, मतलब पत्थरों के नीचे से, पहाड़ों के नीचे से प्रवाहित होने लगती हैं। तो भावर क्षेत्र के अंतर्गत नदियाँ क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, जो महीन अवसाद होते हैं, नदियाँ अपने साथ भावर के दक्षिण में बहुत सारा महीन अवसाद, इसके अलावा दलदली क्षेत्र और गाद वाली मिट्टी का निर्माण करते हैं। कौन से, भावर के क्षेत्र के अंतर्गत। भावर क्षेत्र का विस्तार कहाँ पर है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके, समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं भावर क्षेत्र में हमने क्या किया था, भावर क्षेत्र के अंतर्गत हमने पर्वतीय वाला जो क्षेत्र है, वहाँ से पठारों से कट रहा था, वो सारी चीज़ें पर्वतीय क्षेत्र है, और वहाँ पे नदियाँ क्या हो रही थी, अचानक से आपकी विलुप्त हो जा रही थी। अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तराई क्षेत्र के बारे में। तराई क्षेत्र में क्या होता है, महीन अवसाद, जो वहाँ से नदियाँ धीरे धीरे पत्थरों से काट के ला रही थी, अब यहाँ पे आके बिल्कुल महीन, एकदम कड़ जैसी बहुत ज़्यादा महीन अवसाद बन जाएंगे, वो आपका क्या हो जाता है, तराई का क्षेत्र हो जाता है। सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, महाराजगंज, देवरिया, इन सब में तराई क्षेत्र का विस्तार है। अब तराई क्षेत्र में क्या होता है कि कृषि उपजाऊ होती है, यहाँ पे आपके गन्ना, गेहूँ, जूट आदि फसलों का अधिक पैदावार होता है। इसके अलावा यहाँ पे जब उपजाऊ होती है तो यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, काफ़ी घास से ढका हुआ क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हरित क्रांति के शब्द के जनक कौन है, विलियम गॉन्ड ने हरित क्रांति का शब्द किया था। और हरित क्रांति के भारत के जनक MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको बोलते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं। क्लियर होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो आपका पठारी क्षेत्र होता है, पठारी क्षेत्र कहाँ कहाँ से होता है, एक आपका पूर्व के नदी, पश्चिम बेतवा, उत्तर गंगा यमुना, दक्षिण विंध्य का जो पर्वत का भाग होता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड के जो भू भाग होता है, वहाँ पे आपका क्या होता है, पठारी क्षेत्र का कुछ स्थान पाया जाता है। ये आपने यूपी का विस्तार के बारे में डिस्कस किया। उत्तर प्रदेश की जलवायु से क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपी की जलवायु कैसी है। हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, एक आर्द्र और उष्ण प्रदेश, एक साधारण आर्द्र और उष्ण। जो मैदानी क्षेत्र होते हैं यहाँ पे साधारण आर्द्र होता है और साधारण उष्ण होता है, मतलब मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती और बहुत ज़्यादा ठंडक भी नहीं होती है।
और फिर जो इधर के आपके आर्द्र और उष्ण प्रदेश को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तराई का क्षेत्र, तराई के क्षेत्र में क्या होता है 180 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, जबकि आपका पूर्वी जो आर्द्र क्षेत्र होता है यहाँ से 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, जबकि हमारे मैदानी क्षेत्रों में 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर के लगभग समान रूप से वर्षा होती है। तो यूपी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप डिस्कस कर चुके हैं। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन एक बार रफली पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कई बार पेपर को लेवल टफ करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे स्टेट से क्वेश्चन जो अपनी जनगणना पहले की क्लास में पढ़ी थी उनसे जरूर पूछता है, उसको जरूर डिस्कस करके ही जाइएगा। यूपी में ऋतु कैसी होती है, इसमें यहाँ पे कौन सी ऋतु कब से चलती है, ग्रीष्म ऋतु कब से चलती है, सर्वाधिक गर्मी वाला जिला कौन सा होता है, झांसी और आगरा में सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे कम कहाँ पे पाई जाती है, आपके बरेली जिला में। और ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की ओर चलने वाली जो शुष्क और गर्म हवाएं होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, लू। लू का क्वेश्चन एक बार यूपी पेट के एग्जाम में भी आया था। लू कब चलती है, ग्रीष्म ऋतु में चलती है, और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो हवाएं होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, लू के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा यूपी में वर्षा कैसी होती है, यूपी में जो वर्षा होती है सर्वाधिक वर्षा जुलाई से लेकर अगस्त माह में हमारे यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। और वर्षा कैसी होती है, मानसूनी वर्षा जो दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। जैसे लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ पे होती है, कोरोमंडल तट में। वैसे हमारे यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है जो बंगाल की खाड़ी से आती है, और वर्षा लगभग 60% जुलाई और अगस्त माह में होती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून बिहार के मैदान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं जो पूर्वा कहते हैं। कहते नहीं, कई बार हम सुनते हैं कि हमारे यहाँ पूर्वा चलने लगी। पूर्वा चलने का मतलब क्या होता है, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठा वो जब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में आता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, पूर्वा। ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करते हैं, तो बिहार के मैदान से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। तो लू क्या होती है और पूर्वा क्या होती है, इन दोनों पॉइंटों को समझ लीजिएगा, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। क्लियर हो गया। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछता है अल नीनो क्या है। अल नीनो आपकी एक प्रकार की गर्म जलधारा है जो भारत के मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है अल नीनो एक प्रकार की गर्म जलधारा है जो भारत के मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। लानिनो कैसी ठंडी जलधारा है जो भारत के मानसून पर कैसा सकारात्मक प्रभाव डालती है। यूपी की कुछ मिट्टियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी मिट्टी कैसी है, बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। खादर किसको बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा को। इनसे क्वेश्चन पूछा ही गया है। बांगर क्या होते हैं, बांगर आपकी पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, जबकि खादर आपकी नवीन जलोढ़ मृदा होती है। यहाँ पे मिट्टियों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो हमने गंगा के विशाल मैदान, एक बुंदेलखंड की मिट्टियाँ, जिसे हम दक्षिण पठार के प्राचीन विंध्याचल, दक्षिण पठार के जो प्राचीन पर्वत है उनके निक्षेपण से जो मिट्टियाँ बनती है उसे हम बुंदेलखंडिया मिट्टियाँ या क्या बोलते थे, विंध्यशैल की मिट्टियाँ बोलते थे। एक जो होती है नवीन मिट्टी, गंगा के विशाल मैदान। अब नदियाँ जो मिट्टी को लेके आ रही बहा के, वो आपका विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। मैदान आपका समतल जो होता है उससे हम कैसे बोलते हैं, नवीन। और यहाँ पे दो प्रकार की, अगर जो पुरानी हो गई तो उससे हम क्या बोलते हैं, बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा। और जो आपकी नई होती है उसे हम खादर या नवीन जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। यूपी की मिट्टियों में मुख्य रूप से कौन कौन सी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, बलुई दोमट होती है, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़ होती है। इसके अलावा बांगर मिट्टी होती है। इनमें कौन से खनिज पाए जाते हैं, फास्फोरस पाया जाता है, चूना पाया जाता है, नाइट्रोजन, पोटास, जीवाश्म पदार्थों की इसमें कमी होती है। मुख्य रूप से इसमें पाया क्या जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और चूना पाया जाता है यूपी की मिट्टी में। अच्छा बताइए, खादर मिट्टी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, खादर मिट्टी का प्रवेश कैसे बोलते हैं, ये खादर मिट्टी का विस्तार कैसे होता है, नदी के बाढ़ वाले मैदानों पर। जो नदियाँ विशेष प्रकार की मिट्टी को लाती है इसे हम किस नाम से आते हैं, खादर। और ये क्या होती है, बांगर की अपेक्षा इसकी उपजाऊ क्षमता सर्वाधिक होती है। कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि खादर मिट्टी की कैसी होती है कि बांगर की, तो बांगर की अपेक्षा खादर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अधिक होती है। इसमें कौन सा पाया जाता है, चूना, पोटास, मैग्नीशियम पाया जाता है, जीवाश्म की अधिकता, जबकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। क्लियर हो गया। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन होता है, मुख्य रूप से क्यों होता है, रिल अपरदन क्या होता है, दक्षिणी क्षेत्र में जो होता है आपका एक विशेष रूप से प्रभावी रूप से रिल का अपरदन होता है। यूपी में कैसी मिट्टी पाई जाती है, अभी हमने डिस्कस किया, दोमट मिट्टी पाई जाती है,
बलुई मिट्टी, इनको हम क्षेत्रीय भाषा में दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जलोढ़ या कॉप मिट्टी होती है। उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना के दोआब में जो मिट्टी होती है उसे जलोढ़ और कॉप मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? सारे पॉइंट समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? देखो ये सारे पॉइंट आपको रटने ही पड़ेंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। अगर आपने इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी की क्लास को नहीं देखा होगा तो हो सकता है आपको चीज़ें टफ लगे, तो आप उस क्लास को देख लीजिएगा और इनके सारे फैक्ट को रट लीजिएगा। यूपी में आपकी एक लाल मिट्टी पाई जाती है जो मुख्य रूप से आपके मिर्जापुर और सोनभद्र वाले जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी में कौन सी फसल का निर्माण होता है? गेहूं, चना, दलहन, इन सब का मुख्य रूप से लाल मिट्टी में निर्माण होता है। लाल मिट्टी से क्या होता है? एक तो बेतवा और घसान, इसमें कौन सी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस और चूना खनिज की इसमें क्या होती है? कमी होती है। लाल जो सेल होती हैं उनके अपक्षय के द्वारा लाल मिट्टी का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। वायु प्रदूषण से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले कौन कौन से प्रभावित होते हैं? मथुरा और आगरा। मथुरा आगरा क्या होते हैं? वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले जिले। जलीय प्रदूषण से कौन से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? हिमालय का तराई क्षेत्र। हिमालय का तराई क्षेत्र जलाई अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। उत्तर प्रदेश में टार्सरी मिट्टी किससे संबंधित है? शिवालिक पहाड़ी से। जैसे ट्रांस हिमालय था, मध्य हिमालय था, लघु हिमालय था, शिवालिक हिमालय था। ट्रांस हिमालय में मैंने आपको 3 चोटियां बताई थी, कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पाई जाने वाली चोटियां थी। वैसे आपका शिवालिक हिमालय होता है। ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीनतम हिमालय था। तो क्वेश्चन पूछते हैं जो टर्सरी मिट्टी होती है, टर्सरी मिट्टी का संबंध आपके शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र से है। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में क्या जानते हैं? डूढ़ मृदा। डूढ़ मृदा जो जल प्लावित नदी होती है, जिस नदी में जल का प्रवाहित होता है उसके किनारे पर जो मिट्टी पाई जाती है उसे डूढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। काली मृदा। काली मृदा कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। काली मृदा को कुछ और नाम से जानते हैं, रेगुल, करेल या कपासी मृदा। तो आज हमने यूपी के जलवायु से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।